हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई के साथ वो सब करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम शालिनी है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं इस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरा पसंदीदा विषय केमिस्ट्री है। मुझे केमिस्ट्री इतनी प्रिय है कि जब भी मैं कुछ नया समझती हूँ तो एक अजीब सा उत्साह महसूस होता है। यही कारण है कि मैं अपने भविष्य को भी इसी विषय से जोड़कर देखती हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बड़े भाई प्रवीण और मैं रहते हैं। प्रवीण भाई की उम्र 22 साल है। वो भी मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हालांकि हम दोनों केमिस्ट्री के छात्र नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी इंजीनियरिंग में है। हमारे घर में सुबह का वक्त हमेशा भागदौड़ से भरा रहता है। सुबह 9 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और हमें समय पर पहुंचने के लिए 8 बजे तक घर से निकलना पड़ता है। मेरे पापा और माँ ने हमारी सुविधा के लिए कुछ समय पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। प्रवीण भाई इसे चलाते हैं और मैं उनके पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। प्रवीण भाई मेरे सगे भाई नहीं हैं। ये बात शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी शादी प्रवीण भाई के पिता से हुई थी। इस शादी के बाद हमारे परिवार में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं प्रवीण भाई की सौतेली बहन हूँ। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वो सब करने का मौका मिलेगा। सुबह 8 बजे मम्मी पापा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई प्रवीण रह जाते हैं। हमारा रिश्ता एक अनोखा सा है। भले ही वह मेरे सौतेले भाई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यही हमारी दिनचर्या को और भी खास बनाता है। हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है। ऐसे में सुबह का वक्त थोड़ा व्यवस्थित रखना पड़ता है। आमतौर पर मैं पहले नहाती हूँ और तैयार होती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जब मैं तैयार हो जाती हूँ तब प्रवीण भाई बाथरूम में जाते हैं। हर सुबह यह क्रम बिना किसी रुकावट के चलता है। तैयार होकर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। चूंकि मम्मी और पापा ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए घर पर ताला लगाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। घर के मुख्य गेट की चाबी हम दोनों के पास रहती है। हमारी यूनिवर्सिटी का सफर हर दिन नई उम्मीदों और सपनों से भरा होता है। क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाती है। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम घर लौटते हैं तो शाम के करीब 3 बज रहे होते हैं। घर पहुंचकर ताला खोलते ही हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रवीण भाई कभी किताबों में खो जाते हैं तो मैं केमिस्ट्री के नोट्स लिखने लगती हूँ। शाम को करीब 5:30 बजे पापा और मम्मी घर लौट आते हैं। हम सभी एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी ही शांत और व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर दिन की तरह वो सुबह भी सामान्य लग रही थी। हमारा परिवार, पापा, मम्मी, भाई प्रवीण और मैं हमेशा की तरह साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। ये समय मेरे लिए खास होता है क्योंकि व्यस्त दिन की शुरुआत परिवार के साथ मिलकर करने का आनंद अलग ही होता है। पापा और मम्मी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह 8 बजे उनका ऑफिस शुरू होता था, इसलिए नाश्ते के बाद वे जल्दी ही घर से निकल गए। उनके जाते ही घर पर केवल मैं और प्रवीण भाई रह गए। हम दोनों की दिनचर्या भी व्यवस्थित थी। मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना था और भाई को भी, जैसा कि हर दिन होता था। मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम में जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इस आदत से मुझे सुरक्षा और आराम महसूस होता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। मैंने अपने कपड़े उतारकर साइड में रख दिए और शावर चालू किया। पानी की ठंडी बूंदें जब शरीर से टकराई तो लगा जैसे सारा तनाव बह गया हो। लेकिन तभी मैंने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई देखी। परछाई को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम है, कभी कभी की वजह से ऐसा लगता है और मैं अक्सर खुद को समझा देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बार वो परछाई स्थिर नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और हरकत कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, शायद ये मेरा वहम हो। मैंने खुद को तसल्ली
ली दी और शावर चालू रखा। चेहरे पर साबुन लगाते वक्त मेरी नजर फिर से दरवाजे की ओर गई और इस बार मैंने देखा कि परछाई सच में हिल रही थी। मेरे अंदर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण पैदा होने लगा। क्या कोई मुझे देख रहा था? लेकिन घर में तो सिर्फ मैं और प्रवीण भाई थे। क्या ये हो सकता है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हो? ये ख्याल मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने खुद को ये सोचकर संभालने की कोशिश की कि ये सब रोशनी के कारण हो सकता है, लेकिन ये विचार मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने जल्दी जल्दी नहाना खत्म किया और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने अपने कपड़े पहन लिए और जैसे ही मैंने अपना दुपट्टा उठाया, मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे से परछाई फिर हिली। इस बार मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैं सीधे अपने कमरे में गई। मेरा मन असमंजस में था। क्या ये सब मेरा भ्रम था या सचमुच कोई था जो मेरी निजता का उल्लंघन कर रहा था? मैंने प्रवीण भाई के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो हमेशा मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे, जिन्होंने मुझे सुरक्षा और सहारा दिया। लेकिन उस परछाई ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी की रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। ये सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फोन लेकर अपने में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाजा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल ली। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पढ़ती हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को उस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के करीब 11 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और करवटें बदल रही थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ ऐसा जो मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैंने अपने फोन को हाथ में लिया और वह वीडियो फिर से खोल लिया जिसे मैंने कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में मेरी सारी भावनाएं छुपी हुई थी। एक प्रकार से ये मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने वो वीडियो अपने भाई प्रवीण के मोबाइल पर भेज दिया। इस कदम ने मुझे भीतर से थोड़ा हल्का महसूस कराया, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या उसने इसे देखा होगा? क्या उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं बार बार फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ा रही, हर बार चेक करती कि वीडियो कब देखा जाएगा। लेकिन लगभग 20 मिनट बीत गए, फिर भी वीडियो नहीं देखा गया। अब सवाल ये था कि क्या प्रवीण सो गया था या फिर वो वीडियो जानबूझकर नहीं देख रहा था। समय जैसे थम गया था। मुझे इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, लेकिन फिर भी वीडियो का देखा जाना कोई संकेत नहीं दे रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। रात का समय था और सब सो रहे थे, फिर भी मुझे वो वीडियो और प्रवीण के जवाब का इंतजार था। अगले दिन सुबह संडे था। रविवार के दिन सब घर पर होते थे। मम्मी, पापा, प्रवीण और मैं, हम सभी ने एक साथ नाश्ता किया। लेकिन मैंने रवीन के चेहरे पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा जिससे ये लगता कि वो वीडियो के बारे में सोच रहा था या उस पर प्रतिक्रिया दे रहा था।
मुझे महसूस हुआ कि वो वीडियो शायद अभी तक नहीं देखा गया था। सुबह के करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में अकेले बैठी थी। अचानक मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि प्रवीण का मैसेज आया था। जैसे ही मैंने मैसेज खोला, मेरी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, तुमने जो वीडियो भेजा मैंने देखा। मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन उस मैसेज के बाद कुछ और नहीं आया। क्या ये बस एक सामान्य प्रतिक्रिया थी या कुछ और था? दोपहर तक मैंने इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रवीण का व्यवहार कैसे बदल गया था। दोपहर को हम सभी ने खाना साथ में खाया, लेकिन प्रवीण बेहद चुपचाप था। उसने बिना कुछ कहे अपना खाना खत्म किया और फिर अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ में आ गया कि वह कुछ कहने से बच रहा था। मैंने धीरे धीरे पापा और मम्मी को कहा, भाई, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आकर कुछ समझाना चाहती हूँ। प्रवीण ने बिना कुछ बोले अपना खाना खत्म किया और कमरे में चला गया। सबका खाना खत्म होने के बाद मैंने पापा और मम्मी के साथ मेज साफ की और फिर सीधे प्रवीण के कमरे में चली गई। जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो खिड़की के पास खड़ा था, जैसे वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और उसके पास पहुंची। भाई, मैंने कहा, तुमने जो वीडियो भेजा था, क्या तुमने उसे देखा? उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह चुप था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह ना पा रहा हो। उसकी आवाज में एक खामोशी थी जो उसके दिल के भीतर की असमंजस को दर्शा रही थी। सॉरी, उसने धीरे से कहा। मुझे ये देखकर बेहद दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे गले लगा लिया। भाई, मैंने धीरे से कहा, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी हम सगे भाई बहन तो नहीं हैं। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे हैरान होकर देखा और कहने लगा, लेकिन है तो भाई बहन ही ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ओहो, अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है। तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा? फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। ये बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी माँ ने कहा, फिर तो शालिनी को भी नहीं जाने की जरूरत। पापा ने कहा, प्रवीण, क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है? प्रवीण भैया ने कहा, जी पापा, मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहाँ बैट बॉल का आयोजन नहीं हो रहा। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने प्रवीण भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पापा और माँ ऑफिस के जाने के बाद मैं प्रवीण भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई, तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? तब प्रवीण भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। भूल गई क्या? इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। कल तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उसे चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही कहा था शालिनी, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कर भाई मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया। मैं थोड़ी असहज हो गई थी। मैंने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन प्रवीण की आंखों में जो गहराई थी वो मुझे कहीं और खींच रही थी। उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ अलग ही था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्रवीण मेरे पास आया और बोला, शालिनी, अगर दोस्ती इतनी गहरी हो कि वह मर्यादा को भी प्यार में बदल दे तो क्या गलत है? उसकी बातों में जो सच्चाई थी वह मुझे अंदर तक छू गई। मेरा मन उलझन में था। दिल कह रहा था
कि वो शायद सही है, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मुझे रोक रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, प्रवीण, हम दोस्त हैं, हमारी दोस्ती की एक सीमा होती है, तुम इस सीमा को पार नहीं कर सकते। प्रवीण की मुस्कान अब भी मेरी ओर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। वह बोला, शालिनी, मैंने कभी किसी से इस तरह महसूस नहीं किया। जब से तुम मेरे करीब आई हो, मुझे लगता है कि मैं पूरा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कन एक पल के लिए थम गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और अचानक मैं समझ गई कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। किसी गहरे कोने में मैं भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन डर था। क्या हम ऐसा कर सकते थे? आंखों में आंसू थे। मैंने धीरे से कहा, प्रवीण, मुझे डर है कि अगर हम ये कदम उठाते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, हमारा रिश्ता, हमारा दोस्ती, सब कुछ। प्रवीण मेरे पास आया और मेरे हाथ को थाम हुए बोला, शालिनी, बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो ये बदलाव हमें कुछ नया और खूबसूरत देगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को इतना महत्व देते हो? प्रवीण ने नजरें मेरी आंखों में डालते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे दिल ने उसकी बातों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। हम दोनों ने अपने दिलों की भावनाओं को एक दूसरे से साझा किया और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। वो क्षण मेरे लिए कुछ खास था, क्योंकि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे, जहां प्यार और विश्वास हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये सफर एक राज यथा हम जानते थे कि दुनिया को इस बारे में बताना अभी सही नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो थोड़ा असहज महसूस हो रही थी। मेरी सोच में उलझन थी। क्या हमने सही किया? क्या हम अपनी भावनाओं को इस तरह से उजागर कर सकते थे? प्रवीण ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ शालिनी, कुछ गलत लग रहा है? मैंने सिर झुका लिया और कहा, प्रवीण, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आगे क्या होगा। हमारे रिश्ते को समाज और परिवार कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रवीण मेरे पास आया और बोला, शालिनी, जब हमारा प्यार सच्चा है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इसे राज रख सकते हैं जब तक सही समय नहीं आता। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अगर हमारे बीच भरोसा है तो हम हर मुश्किल को पार कर लेंगे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। हम दोनों ने ये तय किया कि अपनी भावनाओं को हम अब पढ़ाई और करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन प्यार ऐसा होता है जिसे छुपाना कभी आसान नहीं होता। आज कॉलेज के कैंटीन में प्रवीण और मैं चुपके चुपके बातें कर रहे थे। हमारे बीच कुछ खास था जिसे हम शब्दों से नहीं कह सकते थे, लेकिन ये बात हमारी आंखों में साफ झलक रही थी। तभी हमारी क्लासमेट रीतू ने हमें देख लिया। उसका सवाल थोड़ा हल्के अंदाज में था, लेकिन वो जो सवाल कर रही थी वह मेरे दिल को थोड़ा हिला रहा था। अरे, क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लग रही है, रीतू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों हड़बड़ाए और बिना किसी सही जवाब के बस यही कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। मुझे लगता था कि रीतू को कुछ शक हुआ था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। उसका ध्यान अब हमारी बातें पर था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। शाम को जब मैं अकेली घर पर थी तब अचानक प्रवीण का फोन आया, शालिनी, मुझे तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? प्रवीण की आवाज में एक नयापन था, जैसा कुछ बड़ा होने वाला था। उसने कहा, बस तुम छत पर आ जाओ। कुछ अजीब सा था, लेकिन फिर भी मैंने छत पर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही प्रवीण मुझे देखता हुआ खड़ा था और उसके हाथ में गुलाब का फूल था। मैंने घबराते हुए उसकी ओर देखा। उसने मुझे देखते ही कहा, शालिनी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सोच सकता। दुनिया से छुपाकर रखेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे और छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं चुप हो गई। क्या वो सच में ये कह रहा था? मेरे दिल में एक तूफान मच गया था। उसकी बातें इतनी ईमानदार और सच्ची थी कि मुझे ये समझने में वक्त लगा। उसकी बातों ने मुझे सिहर महसूस कराई, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। मैंने धीरे से कहा, प्रवीण, क्या तुम जानते हो
कि इसका मतलब क्या होगा। परिवार, दोस्त, समाज सब हमें सवालों के घेरे में लाएंगे। वह मुझे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शालिनी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। उसकी आंखों में विश्वास और प्यार की गहराई थी जिसे मैं महसूस कर रही थी। मेरे अंदर का डर थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ा। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ते हुए गुलाब को लिया। धीरे से कहा, अगर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है तो मैं भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस पल में मुझे ये महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये एक ऐसा जज्बा था जो हमारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता था। अब हम सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोचते थे, किसी और की परवाह नहीं थी। हम जानते थे कि हमें इसे दुनिया से छुपाना पड़ेगा, लेकिन हमारी भावनाएं अब सच थी। वो दिन एक नए सफर की शुरुआत था। हमारे बीच प्यार था, विश्वास था और एक दूसरे का साथ था। हम दोनों ने ठान लिया था कि हम इसे सबके सामने कब लाएंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अपने रिश्ते में विश्वास करना चाहते थे। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के पास एक कैफे में बैठे थे तो मैंने प्रवीण से पूछा, क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर हमारे रिश्ते का असर हमारे परिवार और दोस्तों पर पड़े? तो प्रवीण ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, शालिनी, प्यार किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम दोनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मुझे ताकत देता है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक युवा जोड़े का प्यार नहीं था, बल्कि यह एक साझेदारी थी। हम दोनों ने तय किया कि हम अपने रिश्ते को समय देंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। हम दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम अपने रिश्ते को केवल भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझ से भी नहीं। कॉलेज के दौरान हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा। एक दूसरे के साथ बिताए समय ने हमें न केवल प्यार बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी के मूल्य भी सिखाए। हमारी दोस्ती और प्यार अब एक दूसरे के समर्थन और प्रोत्साहन में बदल चुका था। हम जानते थे कि दुनिया चाहे जैसे भी देखे, हम दोनों के बीच की ये रिश्ता सबसे खास था और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर यह शिक्षा प्राप्त की कि प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि ये समझ, सम्मान और भरोसे में होता है। यही वह ताकत थी जिसने हमें इस रिश्ते को निभाने की प्रेरणा दी। ये कहानी आप सभी को जागरूक करने के लिए है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। मेरे पति राजेश शादी के बाद ही देश से बाहर अमेरिका चले गए तो मेरी सासू माँ हर दिन मुझसे उल्टी सीधी बातें बताती और मुझे हर वक्त ताने मारती रहती थी। लेकिन मेरे ससुर जी टेकचंद जी के आते ही मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पर दबाकर मेरा ख्याल करने लगती। मुझे तभी गहरी नींद आ जाती और सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर टेकचंद जी मुझे बहुत ज्यादा रुपए देते और कहते कि यह तुम्हारा गिफ्ट है। मुझे अपने ससुर जी की इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का गिफ्ट है। मुझे अपने ससुर टेकचंद जी पर थोड़ा शक हुआ तो एक दिन मैं उनके रूम में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नखरे कर लगी। उसके बाद जो हुआ वह देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे ससुर मेरे साथ उस तरह, मेरा नाम निकिता है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली घर से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है और मैं सभी बहनों में सबसे बड़ी थी। लेकिन मैं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। मेरे मम्मी पापा को बहुत ज्यादा खुशी हुई जब घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर खानदान घर से आ गया और उन लोगों ने पैसों की डिमांड भी नहीं की थी, बस उन्हें शादी जल्दी से करनी थी। मेरे मम्मी पापा के पास भी कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरी खूबसूरती देखकर शादी कर ली। मेरी सासू माँ बहुत खुशी खुशी मुझे अपने घर लेकर आई। शादी की रात जब मेरे पति राजेश मेरे कमरे में आए तो वह बहुत ज्यादा खामोश थे। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी और ना ही मेरी तरफ ठीक से देखा था। बस इतना कहने लगे कि मैं एक धैर्यवान किस्म इंसान हूँ, मुझे रोमांस नहीं पसंद, मैंने
भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि समय के साथ साथ मैं उनके स्वभाव को जानने लगूं। मेरी सासू माँ और ससुर जी नाथ का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति अमेरिका चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सासू माँ एक बहुत नालायक किस्म की औरत है। अब वह दिन मुझे घर का कम करवाती रहती थी। मैं हर दिन घर के कामों में व्यस्त रहती और वह मेरे हर काम में कमी निकलती। उनका यह व्यवहार मेरे साथ जब शुरू हुआ था जब मेरे पति राजेश काम के लिए अमेरिका चले गए थे। मेरे पति राजेश के सामने मेरी सासू माँ मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे और इन दिनों में मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत संगिल और दक्कन सिक्किम के इंसान हैं। मेरी सासू ने मेरे पति राजेश के जाने के बाद किसी बहाने से कामवाली को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वह सफाई से काम नहीं करती है। कामवाली के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई करती तो मेरी सासू माँ मुझे कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, लेकिन रात को जब मेरे ससुर टेकचंद जी के आने का समय होता तो वह मुझसे कहते अपने रूम में और काम को छोड़कर तैयार हो जाओ। मैं अपने रूम में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर जी के घर आते ही मेरे सासू माँ का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वह मुझे कहती कि मैं निकिता मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दे मैं खुद ही खा लूंगी तो वह मुझे कहती ये तो तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे उनका यह रवैया समझ नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ के 2 रूप थे, एक मेरे ससुर जी के सामने और एक उनके जान के बाद। दिन में तो वह एक अजीब तरह का व्यवहार करती थी और शाम को जब मेरे ससुर जी काम से घर वापस आते तो सासू माँ मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे कॉफ़ी बनाकर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब यह रहस्य मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह मेरे ससुर टेकचंद जी के आते ही मुझ में पर मेहरबान हो जाती। एक दिन वह मेरे पैर दबाने लगी और मैं बोली अपने पैर नहीं दबवा से, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैरों को दबाने लगी। मुझे उनके इस बातों से बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। फिर वह बादाम का तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों पर लगाने लगी। मुझे यह बहुत बड़ा गुनाह लग रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि आप मुझसे बहुत बड़ी है, मैं आपसे अपने पैरों की मालिश नहीं करवा सकती, लेकिन वह जबरदस्ती मेरे पैर पड़कर उन पर तेल लगाने लगती। वह इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही डर में मेरी सारी थकान दूर हो जाती और मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब आँख खुली तो मैं बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो, जबकि तेल की मालिश के बाद तो आराम मिलना चाहिए। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। जब मैं रूम से बाहर आई तो मेरे ससुर जो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं उनको देखकर बहुत सोच में पड़ गई। मैं सोचने लगी पता नहीं यह मेरे ससुर जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लगता है सटिया गए हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझे किया यह सुनकर तुम्हें दंग रह गई। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें रात को नींद अच्छे से आई होगी। मुझे अपने ससुर जी का यह सवाल पूछना बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद न आने की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने सोचकर से अपने ससुर की बात का जवाब दिया और कहा कि जी मुझे बहुत आराम की नींद आ गई थी। और यहाँ एक और अजीबोगरीब बात आज मैंने नोटिस थी, मेरी सासू माँ कभी मेरे ससुर जी के कमरे में नहीं सोई थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोई थी। मैंने उनको कभी भी ससुर जी के पास तक बैठे हुए तक नहीं देखा था और उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे ससुर टेकचंद जी के काम पर जाते ही मेरी सासू माँ का व्यवहार फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाना। मेरे ससुर जी के आते ही वह मेरी हुकूमत करने लगती थी। कुछ दिनों से यही मामला हो रहा था। रोजाना मेरी सासू माँ मेरे पैरों पर जबरदस्ती तेल लगाकर मालिश कर देती और उनके मालिश करते ही मेरी आंखों में गहरी नींद आने लगती और फिर मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मुझे नींद न आए और मैं जागती रहूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ के पैरों में मालिश करते ही क्यों मेरी आंखों में नींद आने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पूरा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आई थी ऐसा लगता था कि मैंने किसी चीज का नशा किया हुआ है।
मैं इसे इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोई थी कि रात में एक बार भी मेरी आंख तक नहीं खुली, वरना मेरी नींद तो ऐसी थी कि थोड़ी सी आवाज़ होने से भी मैं जाग जाती थी। लेकिन जब से मेरी सासू माँ ने मेरे पैरों में बादाम का तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यह मेरे ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब गरीब घटना हो रही थी। एक बार किसी ने बाहर गेट का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर एक लड़का फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा हुआ था। वह फूलों का गुलदस्ता उसने मुझे दिया और कहने लगा कि यह स्पेशल आपके लिए है। मैं उसे लड़के को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है, यह कोई मेरी सासू माँ का कोई जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फूलों का गुलदस्ता उस लड़के से ले लिया। वह लड़का चला गया। उसे गुलदस्ते में एक दिल जैसा कार्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा उपहार, आपको चाहने वाला। यह पढ़कर मुझे एकदम जोर का झटका लगा। मैंने घबराकर वह फूलों का गुलदस्ता वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं यह कौन था जिसने यह घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने रूम में चली गई और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी इधर अपनी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी, यह एक नई परेशानी मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने रूम से बाहर आई तो मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा सी थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे सर में भी तेज़ दर्द हो रहा था। जब मैं अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाने लगी तो मेरी सासू माँ जी मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू का शरबत पिलाया, इससे सुस्ती कुछ कम हो गई। उसके बाद मेरी सासू माँ ने मेरे सामने ब्रेकफास्ट लाकर रख दिया और जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मेरे ससुर टेकचंद जी मेरे सामने ही बैठकर मुझे निहार रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं सुनकर शॉक हो गई। वह कहने लगे कि ब्लैक कलर के कपड़ों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि ब्लैक कलर का सूट तो मैंने रात में ही पहना था और वह मेरा नाइट सूट था जो कि मैं अपने रूम में जाने के बाद ही पहनती थी। और फिर जब मैं बाहर भी नहीं आई थी तो फिर मेरे ससुर टेकचंद जी को कैसे पता चला कि मैंने रात में ब्लैक रंग का नाइट सूट पहना था। उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नज़रें नीचे की ओर झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा कि रात को मेरे साथ होता क्या है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर टेकचंद जी को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में किस कलर का सूट पहना हुआ है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ यह अजीबोगरीब हरकत कैसे हो रही है जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैगी में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। मैंने रसोई में इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जरूर मुझे कोई ना कोई छुपकर देख रहा है। मैं परेशान हो गई, पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। हमारा रसोई घर के दूसरी साइड में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा रसोई साफ दिख जाता था। औरत की फितरत होती है कि वह अपने ऊपर उठने वाली नज़र को ढूंढ ही लेती है। मैं रसोई से बाहर आई, मैंने आसपास के घरों में देखा, फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहां पर एक विंडो खुली हुई थी। वहां से मुझे कोई झांक कर देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वहां से भाग गया और विंडो को बंद कर दिया। वह जो कोई भी था मुझे ही देख रहा था और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुझे देखकर वहां से फौरन ही भाग गया। एक तरफ तो मैं अपने ससुर की अटपटी बातों से और उनकी हरकतों से बहुत परेशान थी और दूसरी तरफ पता नहीं यह कौन अनजान व्यक्ति था जो मुझे छुपकर देख रहा था। पता नहीं वह मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज का फोल्ड कर फेंका और वह उस समय फेंका था जब मैं रसोई से बाहर आ रही थी। मुझे वह कागज का फोल्ड किया हुआ टुकड़ा नजर आया तो पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरे सासू माँ की नज़र इस पर नज़र ना पड़ जाए। अगर उन्होंने यह उठा लिया तो वह मुझे तो गलत समझेगी, वह तो मुझ पर ही शक करेगी। इसलिए मैंने वह कागज का टुकड़ा उठा लिया और अपने रूम में आ गई। मेरा दिल बहुत
तेज तेज से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि उसे कागज के टुकड़े को फाड़कर फेंक देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर देखती हूँ आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वह खोलकर पढ़ना ही शुरू किया था कि इतने में कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम डर गई। मुझे पता था कि मेरी सासू माँ ही होगी। मैंने जल्दी से उस लेटर को अपने कबर्ड में कपड़ों के अंदर छुपा दिया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सासू माँ मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैंने अपना दरवाज़ा बंद क्यों किया था। मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अभी मेरी सासू माँ के सवाल मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सासू माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और वह मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों रोज़ रोज़ मेरे पैरों की मालिश करने आ जाती हो, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। फिर आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया किया था कि मुझे सासू माँ से अपने पैरों पर मालिश नहीं करवानी, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि बादाम के तेल से वह मेरी मालिश करती है, उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह तेल लगाने के लिए आगे आई मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाज नहीं था कि वह मेरी इस हरकत पर मुझे इतना गुस्सा करेंगी। वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तक मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वह मेरे पैरों की बादाम के तेल से मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनके मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर टेकचंद जी के सवाल मुझे परेशान करने लगे थे। कभी वह मुझसे कहने लग कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तो कभी कहते कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत मदहोश कर सकते हैं। मुझे उनकी यह बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं सकती थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। जब से मेरा पति अमेरिका गए थे उसने एक बार भी फ़ोन करके हाल चाल तक नहीं पूछ। जब मैं अपनी सासू माँ से कहती कि राजेश से मेरी बात करा दे तो वह मुझसे कहती कि वह काम में बिजी होगा, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम खत्म करके अपने रूम में आई तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति राजेश कैसा इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता, क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता। यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस कागज वाले लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कबर्ड से वह लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वह मुझे कुछ बताना चाहता है, और उसमें यह भी लिखा था कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वह कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालात पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई थी कि वह मेरे हालात के बारे में कैसे जानता था। उसे कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, मेरी और भी छोटी छोटी बहनें थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेज था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस नहीं आऊँ, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी और मेरी बहनों की भी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं अपने मम्मी के पास भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे ससुर के व्यवहार से जो ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे वह बहुत ज़्यादा गलत थे। इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ ले और मेरी परेशानी को समझ सकता, ना चाहते हुए भी मैं रसोई से बाहर निकलकर बरामदे में आकर खड़ी हो गई और उस विंडो की तरफ देखने लगी। सामने विंडो का कपड़ा हटा हुआ था, वह आदमी उससे मुझे झांककर मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालात में मुझे अपने पति राजेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं थे। वह तो शायद मुझे भूल ही गए थे। अगले दिन फिर मुझे कागज का टुकड़ा आंगन में पड़ा
हुआ मिला। फिर मैंने वह उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपनी छत पर आ जाना, लेकिन मैं रात में छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सासू माँ तो रात को भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी सासू माँ के कमरे की सफाई कर रही थी तो जैसे ही उनकी अलमारी को एक फाइल आकर मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाक का कागज भी था। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख रही थी कि इतने में मेरी सासू माँ कमरे में आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से वह फाइल छीन ली और गुस्से में मुझे बोली कि तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करने के लिए आ गई। यह फाइल तो खुद ही मेरे पैरों में गिर गई थी। वह कहने लगी कि यह मेरी फाइल है, तुम जो यहाँ से जाओ। मैं कमरे के बाहर आ गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सासू माँ ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे ससुर टेकचंद जी को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे दिल में यह ख्याल आने लगा कि शायद मेरी सासू माँ और ससुर में तलाक हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा होता तो इस घर में कैसे रह सकती थी मैं। जितना अपने सासू माँ और ससुर टेकचंद जी के बारे में सोचती उतना ही उलझा कर रह जाती। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सासू से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी, इसलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही स्किन पेस्ट लगा लिया था ताकि वो बादाम का तेल मेरे पैरों में असर ना करे और उसका नशा मेरे ऊपर ना चढ़े। रात को जैसे ही मेरे सासू माँ तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने के लिए आई तो उनके तेल लगाते ही मैं सोने का ढोंग करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरा ससुर टेकचंद ने मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ यह सब किया जा रहा है। जैसे ही मेरा ससुर टेकचंद मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठ बैठ गई। मुझे उठता हुआ देख मेरा ससुर टेकचंद पीछे आ गया। मैंने उनसे कहा कि आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरे रात ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सासू भी मेरे कमरे में आ गई, वह भी मुझे जा हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ यह घटिया हरकत कर रहे हैं। वह अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगे कि मैंने तुम्हारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं किया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनको जोर का चाटा मारूं। मैंने कहा आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरी सासू ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और मुझसे कहने लगी कि कौन सा बेटा और किसकी पत्नी, वह तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर कराई थी कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तो बाहर अमेरिका में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की कामवाली चाहिए थी, इसीलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा तो तुम्हारे लिए वह तलाक पेपर छोड़कर गया था। और यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं है और तुम्हारी शादी अपने पति टेकचंद से करवा दूंगी। मेरे पति की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, वह जो चाहता है वही करता है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम उसे पसंद भा गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवा दूंगी और अपनी जिंदगी सुकून से गुजरूंगी। जिंदगी भर जो तकलीफ टेकचंद ने मुझे है अब वह तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह कहकर मेरी सासू माँ मेरे रूम से चली गई। मेरा पति राजेश मुझे तलाक दे चुका था और मुझे इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी। अब मैं इस घर में कैसे रह सकती थी, मैं किसी भी सूरत में इस घर में नहीं रहूंगी। मैंने अपना सारा सामान उठाया और रूम से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे सासू माँ कहने लगी कि जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति टेकचंद से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में ही बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं सहन नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सासू से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सासू ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे पति टेकचंद से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूंगी। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपने ने कमरे की खिड़की खोलकर
वहां खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की विंडो भी खुली हुई थी और कमरे में रोशनी भी है। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। मैंने सोचा कि हो सकता है यह व्यक्ति ही मेरी हेल्प करे। मैंने उस व्यक्ति के सामने अपने हाथ जोड़े। मैंने उससे इशारे से कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरे पास बस यही एक रास्ता था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बाहर पुलिस मौजूद थी। वह आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे साथ ससुर टेकचंद को पकड़कर ले गई और कुछ दिनों बाद ही उस आदमी ने मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी हेल्प की थी। अब मैं इसके साथ ही खुशहाल जिंदगी गुजर रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल मेरा एक काम करोगे? रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गरम करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामलाल मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामलाल, जी मैम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा सकूं। रामलाल मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामलाल की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामलाल मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामलाल देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामलाल ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामलाल मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वो कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रामलाल अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रामलाल बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? रामलाल बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैं जानती थी कि रामलाल खुद से पहल नहीं करने वाला। वो चाहता था कि पहल मैं करूं। वो थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रेशमा है और मैं 24 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वो सुख था मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है, और वो है मेरे पति और उनका प्यार। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रामलाल है और उसकी उम्र 22 साल है। वो बिहार का रहने वाला है और वो भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है और वो भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है, मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके
और पूरा दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वो 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता, वो सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते और फिर चले जाते और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। ये भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामलाल ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। रामलाल बोला, मैम साहब, हम तो आपके मुलाजिम हैं। आपकी खातिरदारी करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ़ करना मैम साहब, ज़्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद से 1 साल हो गया और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चला पाएंगे। मैंने उसे 10,000 रुपये दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ। तो वो बोला, नहीं मैम साहब, हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामलाल की बातें मेरे दिल को छू गईं कि ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वो यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नज़रें रामलाल के लिए बदल गईं। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल्स, भुजाएं और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया रामलाल के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वो मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वो तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रामलाल के सामने मैं छोटी छोटी नाइट कपड़ों में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। मुझे लगा मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे कि रामलाल जल्दी बहक जाए। मैंने रामलाल को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और 1 गिलास शराब का उठाकर मैंने रामलाल के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह के शौक पालूं। मैं पूरी तरह बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि ये प्लान ज़रूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पति को मुझसे ज़्यादा अपने बिजनेस की फ़िक्र है और मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है
कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। लेकिन शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था। उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दें। मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल मेरा एक काम करोगे? रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गरम करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामलाल मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामलाल, जी मैम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा सकूं। रामलाल मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामलाल की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामलाल मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामलाल देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामलाल ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामलाल मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वो कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधा हो गई और बोली, रामलाल अब मेरे पेट की मालिश कर दो। रामलाल बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हैं? रामलाल बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, रामलाल डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगता है। बोलो अच्छा लग रहा है ना? रामलाल कांपते हुए कहने लगा, मैम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मैं बोली, रामलाल उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वो तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताएगा? फिर मैंने कहा, देखो रामलाल अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरा करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वो हिचकिचा रहा था मगर मैं समझ चुकी थी कि रामलाल खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वो जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वो भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने रामलाल से कहा, रामलाल मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना रामलाल, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया
लेकिन रामलाल ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वो सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैम साहब ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीने तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वो आपकी बात मान जाएं। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। आखिर प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज़ होती है। और फिर मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वो भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ तो माफ़ करना मैम साहब। रामलाल की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था वो। रामलाल हाथ जोड़कर कहने लगा, मैम साहब अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूँगा। मैंने रामलाल से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो रामलाल ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे नज़रें मिला पाएंगी। और मैम साहब आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं, हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर रामलाल से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो रामलाल। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रामलाल ने कहा, मैम साहब आप हमसे माफ़ी ना मांगें। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामलाल अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते रामलाल ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब रामलाल को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।